ये हुआ नेगेटिव इंटरसेप्ट c इक्वल टू कितना हुआ -5 और ये एंगल हुआ थीटा और ये एंगल 90 से छोटा है इसलिए स्लोप क्या है पॉजिटिव। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है m इक्वल टू 3 और इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो इसलिए c इक्वल टू -5। ये हुआ नेगेटिव इंटरसेप्ट। पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है तो ऊपर और नेगेटिव इंटरसेप्ट हुआ तो नीचे। अच्छा नेक्स्ट हम लोग मान लो ये और दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि y इक्वल टू मैं मान रहा हूं -2x + 5। इसमें स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। क्लियर? अच्छा तो लाइन मान लो ऐसे है। क्लियर? अच्छा ये हुआ इंटरसेप्ट पॉजिटिव c इक्वल टू +5 और ये एंगल हुआ थीटा जो 90 ज्यादा है और tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है जब थीटा का वैल्यू 90 ज्यादा होता है। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ग्राफिकल एनालिसिस, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है और उनके ऊपर ऑब्वियसली हम लोग आज सिर्फ कंसेप्ट सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या होता है इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल। तो आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन क्या होता है। ये होता है इक्वेशन ऑफ, ये हुआ स्ट्रेट लाइन STRAIGHT और ये हुआ लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c। अब सर ये m क्या है और c क्या है? m क्या होता है? m होता है स्लोप और ये होता है tan थीटा। अच्छा पहले केस में मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है। ओके ये हुआ y एक्सिस x एक्सिस। अब ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x के साथ एंटी क्लॉकवाइज से इसमें कुछ एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर? अच्छा तो यही हुआ इस केस में स्लोप, यही हुआ इस केस में स्लोप इक्वल टू tan थीटा। और ये बोल सकते हो कि ये एंगल 90 से छोटा है ज्यादा है। ऑब्वियसली ये एंगल 90 से छोटा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? इस केस में tan थीटा का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, मतलब स्लोप हुआ पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा और ये c क्या है? ये c है इंटरसेप्ट, ये हुआ इंटरसेप्ट अलोंग, ये हुआ y एक्सिस। तो देख सकते हो इस केस में ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली ऑरिजिन से पास कर रहा है तो इसका जो c है, जो इंटरसेप्ट है c इक्वल टू 0 है तो स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन बनेगा? y इक्वल टू mx। जो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है उसका इक्वेशन याद रखना y इक्वल टू mx होता है क्योंकि उसके लिए y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट नहीं है। अगर फिर भी समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट लाइन में देखो, नेक्स्ट लाइन मतलब नेक्स्ट डायग्राम में देखो। अच्छा इसको मैं थोड़ा बाई पार्ट्स कर रहा हूं। ओके अच्छा नेक्स्ट लाइन में मानो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो इसका स्लोप क्या बोल सकते हो? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इसका स्लोप होगा नेगेटिव क्योंकि मैंने बोला था अगर लाइन ऐसे होता है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन ऐसे होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है क्योंकि इस केस में ये वाला जो एंगल है थीटा, स्लोप क्या होता है? कोई एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है उसका tan। तो इस केस में जो हम लोग m इक्वल टू स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप ये हुआ tan थीटा और उसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये वाला एंगल 90 से ज्यादा है और tan 90 का वैल्यू मतलब जो सब एंगल 90 ज्यादा होता है उसका tan वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। जैसे tan 120, tan 135 सभी का वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा इस केस में इंटरसेप्ट क्या हुआ? देखो इस केस में ये हुआ y इंटरसेप्ट, इस केस में जो इंटरसेप्ट है वो c, इस केस में जो इंटरसेप्ट है, इस केस में जो इंटरसेप्ट है वो क्या हुआ? पॉजिटिव। इस केस में इंटरसेप्ट है पॉजिटिव क्योंकि ये हुआ पॉजिटिव y एक्सिस में इंटरसेप्ट। क्लियर? तो ये हुआ जनरल इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। ये m स्लोप कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। अगर लाइन ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन ऐसे है तो स्लोप नेगेटिव। और जब स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है तो इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। तो इस केस में इंटरसेप्ट होगा और वो होगा पॉजिटिव इंटरसेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट मैं इक्वेशन से समझा रहा हूं, इसको पहले कॉपी कर लो। क्लियर? तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम लोग पहले कुछ इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अच्छा सबसे पहले मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, मान लो ये है y इक्वल टू 2x प्लस 5। इस केस में देखो y इक्वल टू क्या है? mx प्लस c। तो इस केस में देखो जस्ट कंपेयर करो, ये हुआ m और ये हुआ c, मतलब स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। इक्वेशन का
क्या ये फॉर्म हो सकता है, मतलब इक्वेशन कैसे डिजाइन हो सकता है? देखो इक्वेशन मैं ऐसे ले सकता हूं, क्लियर, इक्वेशन में ऐसे ले सकता हूं, क्योंकि देखो ये हुआ इंटरसेप्ट, ये हुआ इंटरसेप्ट पॉजिटिव, अच्छा ये हुआ इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो लाइन ऐसे है, ये वाला हुआ एंगल थीटा और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये हुआ पॉजिटिव इंटरसेप्ट c इक्वल टू +5। c क्या है? पॉजिटिव y में इंटरसेप्ट, और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 से छोटा है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट केस पे मैं और एक क्लियर लाइन ले रहा हूं, मान लो ये है 3x - 5, तो देख सकते हो इसमें स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, तो चलो इसको भी ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, तो लाइन मान लो ऐसे है, क्लियर। अच्छा ये, अच्छा तो लाइन मान लो ऐसे है, ये हुआ नेगेटिव इंटरसेप्ट c इक्वल टू कितना हुआ? -5, और ये एंगल हुआ थीटा, और ये एंगल 90 से छोटा है, इसलिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है m इक्वल टू 3 और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इसलिए c इक्वल टू -5। ये हुआ नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता है तो ऊपर ऊपर, और नेगेटिव इंटरसेप्ट हुआ तो नीचे। अच्छा नेक्स्ट हम लोग मान लो ये और दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि y इक्वल टू मैं मान रहा हूं -2x + 5, इसमें स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, क्लियर। अच्छा तो लाइन मान लो ऐसे है, क्लियर। अच्छा ये हुआ इंटरसेप्ट पॉजिटिव, c इक्वल टू +5, और ये एंगल हुआ थीटा जो 90 ज्यादा है, और tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है जब थीटा का वैल्यू 90 ज्यादा होता है, तो इस केस में स्लोप नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। और एक इक्वेशन ले लेता हूं, अच्छा ये मान लो -2x - 5, इसमें देखो इसमें स्लोप क्या है? -2, और इंटरसेप्ट कितना है? -5 ना, ओके तो ये हुआ -5। इस केस में स्लोप, अच्छा -2 है, स्लोप रुको रुको रुको, अरे बेटा जी रुको, इस केस में स्लोप कितना हुआ? -2। जस्ट कंपेयर करो y इक्वल टू mx + c, स्लोप कितना हुआ? स्लोप इक्वल टू -2, ओके, और ये हुआ इंटरसेप्ट -5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। अच्छा स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव है, तो इसके लिए मैं ऐसे इक्वेशन बना सकता हूं, रुको, अच्छा ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना सकता हूं, ओके। अच्छा देखो, हाँ लाइन ऐसे है, तो ये वाला एंगल 90 ज्यादा है इसलिए स्लोप नेगेटिव, और ये हुआ नेगेटिव इंटरसेप्ट c इक्वल टू -5, c इक्वल टू -5। इस केस में स्लोप भी नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, क्लियर। तो ये होता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्म, y इक्वल टू mx + c, स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वो होता है अलोंग y एक्सिस। अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? y इक्वल टू, अच्छा इस केस में, अच्छा यहाँ पर बीच में एक जगह ले रहा हूं, सपोज है y इक्वल टू 2x, तो इसका इंटरसेप्ट कोई नहीं है, तो ये वाला क्या होगा? ये एकदम ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। y इक्वल टू x, यहाँ पर कितना स्लोप पॉजिटिव है, तो ये वाला एंगल हुआ थीटा, लाइन ऐसे है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, ओके। ये हुआ एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं किसमें? सर्किल में, उसके बाद जाएंगे इलिप्स में, क्लियर। चलो ड्रॉ कर लो। तो अब हम लोग डिस्कस करें कि सर्किल और इलिप्स का इक्वेशन क्या हो। देखो सर्किल नॉर्मली सर्किल है, ओके, ये हुआ एक सर्किल, अच्छा ये हुआ पॉजिटिव x एक्सिस, ये हुआ पॉजिटिव y एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन, और मान लो इस सर्किल का जो रेडियस है वो है 5, ओके। अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है? नॉर्मल बोलूं तो ये होता है x² + y² इक्वल टू a², ओके। अच्छा इसमें a क्या होता है? रेडियस, ओके। लेकिन इसमें हम लोग एक सर्किल लिया है जिसका रेडियस कितना है? 5, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? x² + y² इक्वल टू 5², तो ये होगा x² + y² इक्वल टू 25। जो यहाँ पर a बैठता है वही होता है उस सर्किल का रेडियस। लेकिन इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a², ये हुआ y² / b² इक्वल टू ये हुआ 1। तो चलो मैं एक बार फिर से इसको इरेज करके लिख देता हूं। ये होता है इक्वेशन x²
अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हुआ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ 1। तो देख सकते हो इलिप्स और सर्कल की इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो सर्कल में क्या होता है, रेडियस सेम होता है ना। ये देखो ऑरिजिन से ये भी है a इक्वल टू 5 मैंने लिया है, और ऑरिजिन से y एक्सिस पर ये भी है a इक्वल टू 5। लेकिन इस केस में इलिप्स का जो फिगर है वो थोड़ा अलग होगा। अच्छा पहले केस में हम लोग ये मान रहे हैं, फर्स्ट केस में क्या है a ग्रेटर देन b। तो अच्छा चलो ये हुआ, अच्छा इसको, अरे ये लाइन ना कभी सीधा नहीं बनता, ये हुआ y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस। ओके अच्छा तो ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। अच्छा तो देखो ये होता है इलिप्स, ऐसे कुछ। ओके तो ये होता है इलिप्स। अच्छा प्रॉपर तरीके से बना दो एक बार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा जी। तो ये हुआ इलिप्स। ओके अच्छा इस केस में ये हुआ ऑरिजिन। अच्छा इस केस में ये वाला जो लेंथ होता है, ओके ये होता है a। ओके इसको हम लोग कहते हैं सेम मेजर एक्सिस, और ये होता है पूरा 2a। ओके ये होता है पूरा 2a, और ये होता है b, और b का नाम क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। तो ये वाला है टोटल 2b, ये हुआ a, ये हुआ b, टोटल 2a, टोटल 2b। इसका नाम है सेमी मेजर एक्सिस, इसका नाम है सेमी माइनर एक्सिस। तो देख सकते हो इलिप्स और सर्कल की इक्वेशन बेसिक डिफरेंस क्या है, ये a और b अलग अलग है। अगर ये a और b सेम हो जाए तो तुम एलसीएम लेके a स्क्वायर को उधर भेज सकते हो, और तब वो क्या बन जाएगा, सर्कल। मान लो a इक्वल टू b हो गया, तब क्या होगा, तब वो इलिप्स सर्कल में कन्वर्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में देख सकते हो a b से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ इस लेंथ से ज्यादा है। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट केस में मैं अगर ये लेके चलूं कि b ग्रेटर देन a, b ग्रेटर देन a मतलब a का नाम क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और b का नाम क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। नेक्स्ट केस में हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि सेमी माइनर एक्सिस सेमी एक्सिस से ज्यादा है। ओके पहले केस में क्या था, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस ज्यादा है। नेक्स्ट केस में सेमी माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस से क्या है, ज्यादा है। क्लियर। अच्छा तो देखो नेक्स्ट केस में हम लोग ये लेके चल रहे हैं। अच्छा तो ये हुआ एक्स एक्सिस। अच्छा तो चलो ओके अच्छा ये हुआ एक इलिप्स। नेक्स्ट केस में ये हुआ हमारा b, और ये हुआ हमारा a। तो इस केस में सेमी जो मेजर एक्सिस है वो कम है और सेमी माइनर एक्सिस ज्यादा है। y एक्सिस में होता है सेमी माइनर एक्सिस और ये होता है सेमी मेजर। फर्स्ट केस में a ग्रेटर देन b है, लेकिन सेकंड केस में b ग्रेटर देन a है। तो ये हुआ सेमी माइनर एक्सिस और ये हुआ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा लेंथ हुआ टोटल 2b, और ये पूरा लेंथ हुआ टोटल, ये हुआ 2a, ये हुआ 2a। क्लियर। तो इलिप्स और सर्कल के इक्वेशन में यही बेसिक डिफरेंस है। ये फॉर्म याद रखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर यहाँ पर माइनस होता है तो वो बन जाएगा हाइपरबोला। ठीक है वो भी जरूरत नहीं है। पहले इलिप्स और इक्वेशन का, पहले सर्कल और इलिप्स का जो इक्वेशन है वो तुम्हें याद रखना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए रेडियस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है इलिप्स का इक्वेशन। ओके a ग्रेटर देन b ज्यादा है तो ये वाला लेंथ ज्यादा होगा, और अगर b ग्रेटर देन a है तो ये वाला लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर। इसको पहले कॉपी करो, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। ओके चलो कॉपी कर लो। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू सी बाई एक्स। अच्छा पहले केस में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, पहले केस में हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि कांस्टेंट। अच्छा पहले केस में हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट का वैल्यू है पॉजिटिव। तो y इक्वल टू ये ऑलमोस्ट आ रहा है कि समथिंग पॉजिटिव, और ये हुआ x। क्लियर। समथिंग पॉजिटिव अपॉन x। तो पहले केस में हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन। और अगर y इक्वल टू कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो उसमें पूरा फिगर ही पलट जाएगा। ओके तो देखो अच्छा पहले तुम ये आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअल हो क्या रहा है। अच्छा एक्चुअली जो इसका डायग्राम आता है मैं वो पहले तुम्हें दिखा देता हूं। चलो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। जब कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन। ओके ये होता है प्लॉट।
ये सर कैसे आया दिखाता हूं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये आता है प्लॉट और एक प्लॉट आता है, अच्छा ये हुआ -x और ये हुआ -y और ये आता है नेक्स्ट प्लॉट। क्लियर? अच्छा ये दोनों प्लॉट आता है। क्लियर? अच्छा एक ग्राफ तो हुआ ऐसे, ओके, अच्छा, और दूसरा ग्राफ हुआ ऐसे, ओके, अच्छा। ये होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट आता है जब कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव है। सर कैसे आया? अब देखो, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव है, चलो ठीक है, अच्छा। तो अब ये हुआ माइनस, तो ये प्लॉट कैसे आया वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये हुआ पॉजिटिव x। क्लियर? अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है। देखो ये प्लॉट से तुम्हें ये आइडिया मिल रहा है जब x का वैल्यू बहुत छोटा है, y का वैल्यू बहुत नेगेटिव है, और x का वैल्यू जब बहुत ज्यादा है तो y का वैल्यू घट के 0 हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी दिखा देता हूं। चलो x का मैं वैल्यू मैं मान रहा हूं x is slightly greater than 0, okay, x is slightly greater than 0, okay। तो x का वैल्यू मैं मान रहा हूं सपोज 0.00 और ये हुआ 1। अच्छा y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हुआ, ये हुआ समथिंग पॉजिटिव डिवाइड बाय ये हुआ, अच्छा 0.0001, ओके। पॉइंट को हटाओ तो ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो y का वैल्यू देखो, y इक्वल टू क्या रहा है, 10 टू द पावर 4 समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके। अच्छा रुक जाओ एक बार, अगर x का वैल्यू बहुत छोटा है लेकिन वो 0 ज्यादा है तो y इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव डिवाइड बाय x 0.001, पॉइंट हटाओ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो y का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 4 इनटू समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट। तो देख सकते हो जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा है लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो y का वैल्यू क्या है, देखो y का वैल्यू 10 टू द पावर 4 बहुत ज्यादा है। मतलब x का वैल्यू जब स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, यहां पर y का वैल्यू बहुत पॉजिटिव है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज मैं समझाऊं तुमको। अच्छा जब मान लो x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, x जब मान लो आ रहा है x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पर, तो ऑब्वियसली y क्या आएगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय इंफिनिटी, ये अप्रोच कर रहा है 0 पर, तो जब x का वैल्यू बहुत ज्यादा है y घट के 0 पे आ रहा है। क्लियर? अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ हमें समझ में आ गया कि x का वैल्यू जब स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जब x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो y का वैल्यू घटते घटते 0 पर आ रहा है। ठीक है, अब सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे आया, तो इसके लिए मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा इरेज करना है, कॉपी कर लो, फिर हम लोग ये इरेज करके ये वाला पार्ट समझाते हैं, क्योंकि ये तो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट कैसे आ रहा है। अच्छा ये मैं मान रहा हूं x इज अब स्लाइटली लेस देन 0, तो x 0 से छोटा तो है लेकिन वो बहुत ही कम छोटा है। मान लो x का वैल्यू है -0. ये मैं मान रहा हूं 0001, तो अब y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव डिवाइड बाई x का वैल्यू -0.0001, 1 2 3 और ये हुआ 4। अब ये पॉइंट को हटाओ और ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा तो y का वैल्यू कितना हुआ, अच्छा माइनस प्लस, ये हुआ माइनस और ये हुआ 10 टू द पावर 4 इनटू पॉजिटिव, तो ये अल्टीमेट आ रहा है -10 टू द पावर 4। तो देखो जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा ही छोटा है, ठीक है, ये पॉइंट पे y का वैल्यू कितना बहुत ज्यादा नेगेटिव है, -10 टू द पावर 4, तो y का वैल्यू आ रहा है नीचे। क्लियर? x का वैल्यू स्लाइटली लेस देन 0 है, ये पॉइंट पर नजर मारो। क्लियर? तो y का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, -10 टू द पावर 4। ओके, अच्छा इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में मान लो x है क्या बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव है। ओके, x बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव है, बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव है, मतलब मान लो x का वैल्यू कितना हुआ 1000। ओके, अच्छा मान लो ये है x का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव है, तो y का वैल्यू क्या आएगा, समथिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय कितना x, तो ये -10 टू द पावर 4 आएगा। क्लियर? x बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं ले सकता हूं कितना, देखो y इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू, अच्छा चलो तो ये ले सकता हूं प्लस माइनस कितना हुआ, ये हुआ माइनस और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -4, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है
तो ये हुआ कांस्टेंट पॉजिटिव, कोई बात नहीं। तो ऑलमोस्ट देखो ये कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट ये -10⁴ आ रहा है। तो x का वैल्यू जब बहुत ज्यादा नेगेटिव है, y का वैल्यू कितना है, -10⁻⁻4। y का वैल्यू बहुत कम नेगेटिव है, तो y का वैल्यू घटते 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 यहां पर आ रहा है। क्लियर? जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा ही छोटा है, y का वैल्यू बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। लेकिन जब x का वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव है, y का वैल्यू तब बहुत कम नेगेटिव है, -10⁴। तो ये ग्राफ आ रहा है ऐसे। क्लियर? तो ये हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का प्लॉट। लेकिन अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव हो जाता है तो ये वाला प्लॉट सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? को कॉपी कर लो, फिर हम लोग y का वैल्यू नेगेटिव लेके भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन था xy = c, y = c/x। सपोज इसमें कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये आता है ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। मान लो x क्या हुआ, x अब है x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू कितना हुआ, माइनस, अच्छा माइनस तो नहीं, प्लस। ओके, 0 पॉइंट ये हम लोग ले रहे हैं 0001। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो y = समथिंग नेगेटिव डिवाइड बाई 0.0001। इसका पॉइंट हटाओ, कितना हुआ 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हुआ y = समथिंग नेगेटिव, और ये इतना 10⁴। तो देख सकते हो जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा ही ज्यादा है, y का वैल्यू क्या है, हाईली नेगेटिव। तो ये x का वैल्यू जब 0 से थोड़ा ज्यादा है, y का वैल्यू है हाईली नेगेटिव। क्लियर? x का वैल्यू जब 0 से थोड़ा ही ज्यादा है, y का वैल्यू क्या है, हाईली नेगेटिव। ये देखो हाईली नेगेटिव। क्लियर? ये वाला पॉइंट है हाईली नेगेटिव। अच्छा x मान लो बहुत ज्यादा है। क्लियर? अच्छा x मान लो क्या हुआ, बहुत ज्यादा है, मतलब मान लो x कितना है 10⁴। ओके, तो y कितना आएगा, ये हुआ नेगेटिव, और ये वैल्यू पुट करो 10⁴। ये कितना है, -10⁴, और ये हुआ पॉजिटिव, तो ये कितना आ रहा है, -10⁴। जब x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, y का वैल्यू क्या हुआ, y का वैल्यू बहुत कम है, -10⁴। देखो x जब बहुत ज्यादा है, ये कर्व ऐसे ऐसे आते आते y का वैल्यू क्या हुआ, बहुत कम नेगेटिव है, बहुत कम नेगेटिव। y का वैल्यू इस डायरेक्शन में हाईली नेगेटिव, और ये जब ये ऊपर जा रहा है, y जब कर्व ऊपर जा रहा है तो y का वैल्यू कम नेगेटिव है। जब x 0 से थोड़ा ज्यादा है, y का वैल्यू कितना है, -10⁴। अच्छा रुको, तो कुछ मैंने ये यहाँ पर -10⁴, तो अच्छा ये अच्छा x का वैल्यू ज्यादा हुआ। रुको 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर तो कुछ गलती हुआ है, रुको। अच्छा -10⁴, अच्छा ये -10⁴ होगा ना। अच्छा ये हुआ नेगेटिव, और ये हुआ 10⁻⁻4। हाँ अब ठीक है। तो यही हुआ जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा ज्यादा है, y का वैल्यू देख सकते हो बहुत हाई नेगेटिव है। जब x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो y का वैल्यू क्या हुआ, बहुत कम नेगेटिव है, बहुत कम नेगेटिव। तो कर्व ऐसे 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 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू ये हुआ, देखो बहुत कम नेगेटिव है। y इस डायरेक्शन में हाई नेगेटिव, इस डायरेक्शन में क्या हुआ, कम नेगेटिव है। क्लियर? अच्छा इस केस में क्या हुआ, फिर से तुम कर सकते हो। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है, नेगेटिव है। तो पहले मैं मान रहा हूं x इज स्लाइटली, ये हुआ x इज स्लाइटली लेस देन, ये हुआ 0। तो y का क्या आएगा, y = समथिंग नेगेटिव। अच्छा पहले मैं x मान रहा हूं -0.0001। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल, अगर ये तुम ऊपर उठाओ कितना हुआ, अच्छा कितना हुआ, ये तुम अगर ऊपर उठाओगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हुआ ऑलमोस्ट 10⁴। तो ये ग्राफ कैसे आ रहा है वो मैं समझा रहा हूं। इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में x का वैल्यू मान लो, x का वैल्यू मान लो माइनस है। अच्छा माइनस मान लो ये है -10,000। ओके, माइनस मान लो 1 2 3 4। ओके, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू समथिंग नेगेटिव, और नीचे कितना है, नीचे है 1। अच्छा ये हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 10⁴ ना।
अच्छा y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू ना ये कुछ गलती हुआ है, ये 10 टू द पावर -4 आएगा, तो 10 टू द पावर -4। देखो x जब है हाईली नेगेटिव, y का वैल्यू भी घटते घटते 10 टू द पावर -4, देख सकते हो ये पूरा 0 अगर ऊपर आया 10 टू द पावर -4। जब x का वैल्यू 0 से थोड़ा ही कम है, y का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब x का वैल्यू हुआ हाईली नेगेटिव, इस पॉइंट में y का वैल्यू भी घटते घटते 10 टू द पावर -4, मतलब इस पॉइंट पर आकर पहुंचा। तो ये हुआ जब x का वैल्यू हाईली नेगेटिव है, तो ये हुआ y का वैल्यू। तो ये दोनों प्लॉट कैसे आ रहा है वो मैं तुम लोग को डिटेल्स में समझा दिया। अगर y इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट बाई x है तो ग्राफ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव है तो ये ग्राफ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला का इक्वेशन। ओके, कॉपी कर लो। तो ये देखो पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू -x स्क्वायर। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें y क्या है, इसमें y है एक्स स्क्वायर के साथ मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब x तुमने पॉजिटिव वैल्यू पुट किया, क्या होगा y, मान लो तुमने x का वैल्यू पुट किया 1 होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले मान लो तुमने x का वैल्यू पुट किया 1 होल स्क्वायर, तब भी 1 है। x का वैल्यू तुमने मान लो पुट किया -1 का होल स्क्वायर, और ये भी 1 है। मतलब y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, y इस केस में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये होता है फॉर्म, ये होता है पैराबोला का इक्वेशन जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है। देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला अगर ये इक्वेशन है तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस केस में देखो, इस केस में क्या है, हमेशा y क्या है नेगेटिव, हमेशा y क्या है नेगेटिव। एक बार देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अगर x का वैल्यू तुमने 1 पुट किया तो ये हुआ माइनस, और ये हुआ 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ -1। अगर तुमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, और ये हुआ -4। तो इस इक्वेशन में हमेशा y नेगेटिव है। तो ये हुआ x, ये हुआ y, और ये हुआ वैल्यू। ओके, अच्छा ये हुआ वैल्यू, ये हुआ वैल्यू। ओके, अच्छा तो इस इक्वेशन में, अच्छा अरे ये वाला थोड़ा सा इसमें ट्यूमर हो गया, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ठीक कर देता हूं। अच्छा ये हुआ, ओके। अच्छा तो इस इक्वेशन में हमेशा y नेगेटिव होगा, इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर, अच्छा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स और y स्क्वायर इक्वल टू -x, ठीक है। ये दोनों कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा पहले क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स और y स्क्वायर इक्वल टू -x। अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, और ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y। ओके, अच्छा पहले क्या था y, अच्छा पहले क्या था, पहले था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकेट कर देता हूं, और दूसरा था y इक्वल टू -x स्क्वायर। तो अब ये हुआ, अच्छा अब ये हुआ y स्क्वायर, अच्छा अब ये हुआ y स्क्वायर इक्वल टू x, और दूसरा हुआ, देखो, और दूसरा हुआ y स्क्वायर इक्वल टू -x। लास्ट दो केस था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू -x। इसमें y स्क्वायर इक्वल टू x और y स्क्वायर इक्वल टू -x। सबसे पहले ये हुआ x और ये हुआ y। इसमें देखो x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि y का वैल्यू तुम चाहे जो भी लो, x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये आएगा कर्व। ओके सर, ये सब चीज आप क्यों सिखा रहे हैं, ये इसका काम क्या है? नेक्स्ट वीडियो में जब मैं प्रॉब्लम सिखाऊंगा तब तुम लोग को याद आएगा कि इस सब इक्वेशन का क्या जरूरत है। ओके, देखोगे तब। ओके, तो ये देखो इस इक्वेशन में हमेशा x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये कर्व आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा x का वैल्यू पॉजिटिव है। इस केस में देखो x का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू ये हुआ -y स्क्वायर। अच्छा चलो एक वेरिफिकेशन कर लेता हूं। मान लो y का वैल्यू है 1, तो एक x का वैल्यू कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर, ये हुआ 1। मान लो y का वैल्यू है, ये हुआ -1, तो ये हुआ
और ये -1 का होल स्क्वायर, ये हुआ -1। ये अगर y का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ठीक है, x का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा ये नेगेटिव आएगा। ओके, x का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, ये हुआ -1। y का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जो भी हो, x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। ओके, तो इसमें प्लॉट जो होगा, इसमें जो प्लॉट होगा x और ये हुआ y, ये हुआ प्लॉट। ओके, अच्छा, अरे ये ऐसे नहीं होगा बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये रुक जाओ। अच्छा, तो ये हुआ प्लॉट। ओके, अच्छा, ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसीलिए ये कर्व आ रहा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर इतना सब इक्वेशन का क्या कुछ यूज होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि ऑलरेडी नीट जेईई मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अगर तुमने इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला का इक्वेशन याद नहीं किया तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम्हें ये याद रखना होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो होता है पैराबोला। अब सर पैराबोला क्या है वो मैंने आज सिखा दिया, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।